आपके स्क्रीन पर आम जनजीवन की तस्वीरें हैं। ऊपर ऊपर देखने से हो सकता है कि सब ठीक ही लगे, लेकिन यह उस आम जनजीवन की तस्वीर है जिसे पता ही नहीं कि वह किस क्लास में आता है, मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में या गरीब वर्ग में। क्या इन लोगों तक यह खबर पहुंची है कि एक महीने की कमाई के औसत वाले देशों का जो आंकड़ा निकाला जाता है उसमें भारत का स्थान दुनिया में 65वें नंबर पर है। यानी जितने लोग कमाते हैं उनकी मासिक आमदनी का औसत निकालिए तो भारत में बहुत खराब है, लोग बहुत कम कमाते हैं। पिछले साल मई में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा कमीशन की गई रिपोर्ट का आंकड़ा आया कि भारत में 25,000 कमाने वाला चोटी के 10% की आबादी में आ जाता है। यह हाल है आपकी अर्थव्यवस्था का, आपकी आर्थिक स्थिति का। तो सोचिए बाकी की आबादी कितने कम में गुजारा कर रही है। मार अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है और आपसे कहा जा रहा है कि औरंगजेब के नाम पर मारामारी करते रहिए। विश्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि भारत में 4 में से 1 युवा बेरोजगार है। भारत की जवानी कहानी बनाने में लगी हुई है या उसे कहानियों के नाम पर बनाया जा रहा है कि औरंगजेब ने यह किया तो तुम भी वही करो। पता है कि जनता कहां उलझी है, इसलिए इसका लाभ उठाकर आर्थिक सलाहकार जैसे लोग कुछ भी बयान देते हैं कि अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट पर है, सब कुछ इतना ठीक है कि कुछ ना भी करें तो 6.5-7% की दर से जीडीपी बढ़ती रहेगी। कमाल है साहब। इनसे पहले भी कई लोग, कई मंत्री वगैरह इस तरह का दावा कर गए हैं, बल्कि वो तो 2 अंकों से लेकर 8 से 9% तक की जीडीपी का दावा कर गए, जिसका पता ही नहीं चला और उनकी जवाबदेही समाप्त हो गई क्योंकि जनता औरंगजेब में मस्त हो गई। अब भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जीडीपी की दर को अगले 10-15 सालों के लिए फिक्स कर रहे हैं 6.5% की दर से। क्या भारत ने 8% की जीडीपी का दावा छोड़ दिया? उसने मान लिया कि वहां तक पहुंचने की क्षमता अब नहीं है। पिछले 9 साल की यही कामयाबी है कि हम मामूली सपने से समझौता करने लग गए कि फिलहाल अगले कुछ सालों के लिए 6.5% को ही सबसे बड़ा सपना मान लीजिए। इसे ही देखिए। मामला यह है कि 22-23 के वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के आंकड़े आए कि जीडीपी की दर चौथी तिमाही में 6.1% रही और इस वित्त वर्ष की जीडीपी 7.2% तक जा सकती है। इसी से सरकार उत्साह में आ गई है और बढ़ चढ़कर दावे करने लग गई है, लेकिन वह यह भी तो बताए कि इन आंकड़ों का आम जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है, उसे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार के दावों को कई पत्रकारों और आर्थिक जानकारों ने गंभीरता से चुनौती दी है, लेकिन उनकी बहस को हिंदी के अखबार अपने पाठकों तक नहीं पहुंचने देते हैं। द वायर में प्रोफेसर अरुण कुमार ने लिखा है कि तिमाही के ये आंकड़े अस्थायी हैं, इस पर अभी से हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है। क्या लोगों को रोजगार मिल गया है? बस इस सवाल को पकड़कर प्रोफेसर कुमार सरकार की पोल खोल देते हैं। वे कहते हैं कि भारत में रोजगार को लेकर सटीक आंकड़ा नहीं मिलता। सरकारी आंकड़ों और सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी और विश्व बैंक के आंकड़ों में काफी अंतर होता है। फिर भी सभी आंकड़ों को देखकर लगता है कि 2013 से भारत में रोजगार की स्थिति में ठहराव है। जो भी तरक्की दिखाई जा रही है वो संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की उत्पादकता का परिणाम है। इसे ठीक से समझिए क्योंकि वहां तकनीकी बदलाव भी काफी हो रहे हैं। लेकिन जिस असंगठित क्षेत्र में 94% लोगों को काम मिलता है वहां रोजगार में 5.5 से लेकर 9.25% तक की कमी आई है। काम नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो कम पैसे का काम मिल रहा है, जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मजदूरी या तो कम है या बढ़ नहीं रही है। यही कारण है कि औरतों ने बाजार में काम मांगना बंद कर दिया है। प्रोफेसर अरुण कुमार यही कहते हैं कि जीडीपी के इन आंकड़ों में केवल संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की कमाई और उनकी उत्पादकता नजर आती है। इनकी अमीरी की टॉर्च की रोशनी से बाकी भारत को भी अमीर दिखाया जा रहा है, जो सही नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में कम पैसे पर कमाने वाले ज्यादा लोगों की भीड़ का यह देश जब मंत्री की जुबान तक पहुंचता है तो हीरे के खदान की तरह चमकने लग जाता है। जीडीपी के आंकड़ों से सजी हेडलाइनें हर दिन इस प्रोपेगेंडा का 16 श्रृंगार करती रहती हैं। इसलिए इस देश में लोगों से कहा जा रहा है कि आप औरंगजेब पर बहस कीजिए, जब कुछ नहीं होता है तो किसी कोने से बीजेपी के नेता गोडसे जिंदाबाद कर देता है ताकि बहस अगर अर्थव्यवस्था तक पहुंच रही हो तो तेजी से मुड़कर वहां पहुंच जाए जहां आपको गोडसे हीरो की तरह दिखे और औरंगजेब विलन की तरह। हमारे पास आर्थिक गतिविधियों की सटीक तस्वीरें नहीं हैं,
फिर भी इन तस्वीरों को आप आर्थिक गतिविधियों से बाहर नहीं कर सकते। अगर भारत इतनी तरक्की कर रहा है तो स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भारत के वित्त मंत्री या आर्थिक सलाहकार अलग से क्यों नहीं बात करते हैं। आर्थिक मामलों के पत्रकार TN नाइनन का ही एक लेख पढ़ लीजिए। उन्होंने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी आई है, इसकी रफ्तार खेती के बढ़ने की रफ्तार से भी धीमी है। पिछले 4 साल में कृषि में 19% की वृद्धि हुई, निर्माण क्षेत्र में केवल 13% की। नाइनन कहते हैं कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में यह अजीब बात है कि निर्माण क्षेत्र कृषि से भी धीमा है। हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, यह तस्वीर तो है, लेकिन यह भी तो है कि उपभोक्ता वस्तुओं की खपत घटती जा रही है। दुपहिया वाहनों की बिक्री कम हो रही है और कारों की बिक्री बढ़ रही है। यह तो यही बताता है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। गांव में मांग की स्थिति साधारण वृद्धि या घटती के बीच ही झूलती रहती है। नाइनन कहते हैं कि यह चिंता का विषय होना चाहिए। आर्थिक पत्रकार विवेक कौल ने लिखा है कि इस साल दुपहिया वाहनों की बिक्री 2014-15 के जैसे पहुंच गई है। मतलब अगर तरक्की हो रही होती तो बिक्री बढ़ जाती, मगर यहां तो हम 9 साल पहले के लेवल पर पहुंच रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया? फिर महंगी कारें खूब बिक रही हैं, मगर सस्ती कारों के खरीदार नहीं हैं, उनमें कमी आ रही है। हवाई जहाज के सेक्टर में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और नॉन सबर्बन रेल यात्राओं में यात्रियों की संख्या 2018-19 के मुकाबले 29% कम हो गई है। मतलब साफ है, गरीब लोग और कम कमाई करने वाले लोग तेजी से अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से साफ किए जा रहे हैं, किनारे पड़ते जा रहे हैं। उपभोक्ता सामान खरीदने की उनकी क्षमता घटती जा रही है। पिछले महीने 3 करोड़ लोगों ने मनरेगा में काम मांगा है, यह विवेक कौल ने लिखा है। कोविड को छोड़ दें तो यह मई के महीने का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसका मतलब यही है कि बाजार में नौकरी नहीं है, बहुत कम मजदूरी है, तो लोग मनरेगा की तरफ भाग रहे हैं। और आर्थिक सलाहकार भाषण दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट पर आ गई है। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट पर नहीं है, बल्कि उसका पायलट कौन है यही नजर नहीं आ रहा है, लापता हो गया है। जो भी पायलट है वो औरंगजेब नाम का जहाज उड़ाने में लगा हुआ है। भारत की गरीबी कराह रही है। राजनीति ने एक फॉर्मूला खोज लिया है, लोगों के खाते में कुछ पैसा दो। अगर यह नहीं किया जाता तो इस देश के लोग भूखमरी के शिकार हो जाते और हाहाकार भी मच जाता। विवेक कौल के लेख से पता चलता है कि भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में भी वृद्धि आई है। 2019-20 में 382 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जो जीडीपी का 1.9% था। 2022-23 में यह रकम 6.67 ट्रिलियन रुपए की हो गई। यह जीडीपी का 2.45% है। बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल होने पर अपनी कामयाबी का पोस्टर निकाला है। एक पोस्टर पर लिखा है कि क्या आपने सोचा था कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। यह पोस्टर बता रहा है कि मोदी राज में 80 करोड़ लोग किस हाल में जी रहे हैं। जिस गुजरात को विकास का मॉडल स्टेट कहा गया, उस गुजरात की करीब आधी आबादी 3.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा था। इस बात को उसी नेता ने छाती पीटकर कहा जो गुजरात मॉडल की तारीफ में देश भर में छाती चौड़ी किया करते थे। कमाल है, गरीबी के आंकड़े को भी समृद्धि के आंकड़े में बदल दे रहे हैं। और मीडिया से एक सवाल तक नहीं पूछा जाता है, क्या इस देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार इन विश्लेषणों को नहीं पढ़ते होंगे? उन्हें परेशानी नहीं होती होगी कि गुजरात कैसा विकसित राज्य है जहां की आधी आबादी मुफ्त अनाज पर गुजर बसर कर रही है। राजू सजवान, हिमांशु शगुन की यह रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार को दिखा दीजिए, जो डाउन टू अर्थ में छपी है। यह रिपोर्ट बता रही है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का दावा करती है, मगर 15 करोड़ लोग अभी भी राशन से वंचित हैं। ऐसा क्यों हुआ है? आप डाउन टू अर्थ की पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर हिरण की तरह इधर उधर कूदना बंद कर दीजिए। भैंसे की तरह ठहर कर सोचिए कि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था की सीमित तस्वीर पेश कर रहे हैं या कुछ लोगों की अधिक कमाई और अधिक उत्पादकता का आंकड़ा है, जो सही है। मगर इस आंकड़े में आप जैसे ही उन बहुत लोगों की बहुत कम कमाई और बहुत कम उत्पादकता को शामिल करते हैं, आंकड़ों का रंग फीका पड़ने लग जाता है। भारत में जितने लोग काम करते हैं उसका बड़ा हिस्सा बहुत कम कमाता है, या बहुत कम कमाने वाले बहुत लोगों की अर्थव्यवस्था है। लोगों की आर्थिक तकलीफ को केवल एक ही शख्स दूर कर सकता है, और वो है औरंगजेब। इसके नाम पर राजनीति
तेजी से हिंदी प्रदेश के युवाओं को दंगाई कैटेगरी में झोंकने में लगी है, ताकि इस देश का युवा केवल औरंगजेब के नाम पर लड़ने के लायक बचा रहे, अपनी आर्थिक हालत को लेकर लड़ने या पूछने के लायक ही ना रहे। आज औरंगजेब की जरूरत सबसे ज्यादा उस दल को है जिसके पास इस आर्थिक बदहाली के सवालों के जवाब नहीं है, और सवाल पूछने पर उनकी मंत्री कहती हैं कि हम आपके मालिक से बात करेंगे। नमस्कार, मैं रवि